हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का पेपर सेकंड की 4th यूनिट ब्रिटिश काल में भारत की हस्तकला का पतन। तो शुरू करते हैं। भूमि का इंट्रोडक्शन। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पांव व्यापारिक उद्देश्य से प्रेरित होकर रखे। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो एक तरह से व्यापार के मकसद से आई थी भारत में। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसे भारत में व्यापार कर रही डच, पुर्तगाली एवं फ्रांसीसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। अतः कंपनी व्यापारिक उद्देश्य के साथ साथ राजनीतिक एवं सैनिक उद्देश्यों से जुड़ गई और उसने भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके अन्य कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में काफ़ी पीछे छोड़ दिया। यही नहीं, 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध एवं 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के अंतिम परिणामों ने बंगाल में कंपनी को एकाधिकार प्रदान कर दिया और अब बंगाल जैसी समृद्धिशाली प्रांत को प्राप्त कर वे समस्त भारत में एकाधिकार की ओर कदम बढ़ाने लगे। 1857 ईस्वी तक कंपनी ने अपने एकाधिकार के लक्ष्य को प्राय प्राप्त कर ही लिया, परंतु इस हेतु कंपनी द्वारा जिन नैतिक एवं अनैतिक नीतियों का अवलंबन लिया गया उसने भारत में 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। विद्रोह कुचल तो दिया गया, परंतु विद्रोह का अंतिम परिणाम यह हुआ कि अब भारत में कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश क्राउन के शासन की स्थापना हुई, जो कि 1947 तक रहा। अतः भारत में ब्रिटिश शासन को प्राय दो रूपों में चिन्हित किया जाता है। एक पहला 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक कंपनी का शासनकाल और 1858 से 1947 ईस्वी तक क्राउन का शासनकाल। कंपनी के शासनकाल में जिन आर्थिक नीतियों का अवलंबन लिया गया उसने भारत की निर्धनता के द्वार को अनावृत कर दिया। क्राउन काल में भी ब्रिटिश शासन का मूलभूत उद्देश्य भारत के आर्थिक हितों का शोषण करना ही था। यह ठीक है कि क्राउन काल में भारत में उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियों ने शासन को आर्थिक क्षेत्र में जिस थोड़ी बहुत उदारता का रुख अपनाने पर विवश किया, उससे भारत ने आधुनिकता का बाना तो पहना, परंतु कुछ मिलाकर भारत का आर्थिक दृष्टिकोण से शोषण ही हुआ। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के भारत आगमन के समय भारत में आत्मनिर्भर ग्राम समाज व्यवस्था थी। सर चार्ल्स मैटकॉफ ने इस ग्राम समाज व्यवस्था के स्वरूप को इंगित करते हुए लिखा है कि ग्राम समुदाय एक ही प्रकार के लघु गणतंत्र ही हैं। अपनी आवश्यकता की प्राय सभी वस्तुओं का उत्पादन ये ग्राम समुदाय स्वतः ही कर लेते हैं। इनका विदेशी संबंधों से कोई सरोकार नहीं है। विभिन्न राजवंशों के शासनकाल में भी इनका अस्तित्व यथावत बना रहा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ग्राम्य व्यवस्था आत्मनिर्वाही थी। हस्तशिल्प एवं कृषि का सुंदर समन्वय था। केवल लोहे व नमक के लिए ही ग्राम समाज बाह्य संसार की ओर झांकता था। मार्क्स ने इस जीवन को एशिया के समाजों की अपरिवर्तनशीलता की संज्ञा से अभिहित किया है, परंतु अंग्रेजों ने ग्राम समाज की व्यवस्था के मूल आधार को ही नष्ट कर दिया। और देखते हैं, नष्ट कर दिया। न्याय का जो कार्य पंचायतें करती थी, उनका स्थान सरकारी अदालतों न्यायालयों ने ले लिया। सरकारी थाने रक्षक की भूमिका निभाने लगे। पटवारी अब जमीन का हिसाब किताब रखने लगा। ग्राम समाज व्यवस्था के मूल आधार चारागाहों तथा वनों की भूमि का निःशर्त प्रयोग जंगल कानून पास कर अवैध घोषित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप अब ग्राम्य समुदाय स्वायत्त शासित समाज के स्थान पर एक केंद्रीभूत राज्य की प्रशासनिक इकाई के रूप में सामने आ गया। इस प्रकार ग्राम समाज व्यवस्था का जो स्वरूप अबाध रूप से थपेड़ों को सहता चला आ रहा था, परंतु अपने अस्तित्व को कायम किए हुए तब टूट गया। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा चरमरा गया। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की दुहाई देने वाले कतिपय विचारकों का मानना है कि आत्मनिर्भर ग्राम समाज को तोड़कर अंग्रेजों ने जाति के बंधन से जकड़े हुए आर्थिक समाज में श्रमिक को अपनी परंपरागत कार्यप्रणाली को छोड़ना सिखाकर बाह्य जगत से उसका नाता जोड़ दिया।
तथा संकुचित दायरे में सीमित अर्थव्यवस्था को अप्रभावी एवं निष्क्रिय होने से बचाया ही नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रश्नों में ग्रामों की उदासीनता के कारण जो राष्ट्रीय विकास नहीं हो पा रहा था उसे भी विकसित किया। यह ठीक है कि आत्मनिर्भर ग्राम समाज व्यवस्था के टूटने से ग्राम्य जनजीवन बाह्य समाज के संपर्क में आया, परंतु यह कार्य भी तभी प्रशंसनीय माना जाता है जबकि इसके मूल आधारों को तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप कतिपय परिवर्तनों के साथ विकसित किया जाता। हुआ यह नहीं। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल आधारों का इंग्लैंड के हितों की दृष्टि से दोहन किया। अतः ग्राम समाज व्यवस्था के विघटन का सीधा प्रभाव प्राचीन काल से चले आ रहे लघु उद्योगों पर पड़ा। प्राचीन लघु उद्योगों का पतन, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की आर्थिक नीति का आलोचनात्मक परीक्षण इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि भारत में उनकी आर्थिक नीति का मूल प्रयोजन भारतीय हस्तशिल्प या लघु उद्योगों को विनष्ट करना था। डॉक्टर D.R. गॉडविल एवं B.D. बसु के विचारों का अनुशीलन स्पष्ट करता है कि इसका सबसे बड़ा कारण भारतीय शिल्प या लघु उद्योगों का विश्व के बाजार में छाए रहना था। कैलवर्टन के कथन से भी इस बात की पुष्टि होती है। कैलवर्टन के अनुसार प्राचीन काल में जब रोम के निजी एवं सार्वजनिक भवनों में भारतीय कपड़ों, दीवारदरी, तामचीनी, मोजेक, हीरे जवाहरात आदि का उपयोग होता था, तब से औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ तक आकर्षण एवं उद्दीपक वस्तुओं के लिए सारा संसार भारत का मोहताज रहा है। यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति से इंग्लैंड को तो मशीनीकरण के कारण कच्चे माल एवं तैयार माल के लिए मंडियों का नितांत आवश्यकता थी। अतः 1769 ईस्वी में भारत में स्थित ब्रिटिश एजेंटों को कंपनी के डायरेक्टरों ने आदेश दिया कि वे भारत में ऐसी नीतियों को अपनाएं जिससे भारत में निर्यात किए जाने वाले बुने हुए सिल्क के स्थान पर कच्चे रेशम का निर्यात हो। 1783 ईस्वी तक कंपनी ने भारत को कच्चे माल का निर्यातक देश बनाने की योजना पर विचार करना प्रारंभ कर दिया। R.C. दत्त ने इस प्रस्ताव को भारत के प्रति इंग्लैंड की नीति का स्पष्टीकरण बतलाते हुए इसे भारतीय उद्योगों के लिए हानिकारक बतलाया। यही नहीं, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने विश्व के अन्य देशों से भी भारतीय कपड़ों के निर्यात को अवरुद्ध कर दिया। 1800 ईस्वी तक भारत से प्रतिवर्ष 1450 गांठ कपड़ा डेनमार्क को निर्यात किया गया, लेकिन 1820 में यह निर्यात मात्र 120 गांठों तक सीमित हो गया। 1799 ईस्वी में पुर्तगाल को जहां प्रतिवर्ष 9714 गांठ कपड़ा जाता था, वहीं 1825 ईस्वी में वह केवल 1000 गांठ रह गया। अमेरिका को 1800 ईस्वी में 13,633 गांठ कपड़े का निर्यात 1829 में 258 गांठ तक आ गया। अरब एवं फारस की खाड़ी के निकटवर्ती देशों को 1820 ईस्वी तक ईस्वी तक 4000 से 7000 गांठ तक होने वाले कपड़े का निर्यात 1825 ईस्वी के पश्चात 2000 गांठ तक सीमित हो गया। यही नहीं, भारत के लोहे व चीनी सदृश लघु उद्योगों को भी नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के शब्दों में कहा जा सकता है, यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी व चरखे को तोड़ डाला। पहले इंग्लैंड ने भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर निकाला, फिर भारत में जो सूती कपड़े की मांग थी उसे अंग्रेजों को माल बेचकर सूती माल की बाढ़ लाकर रख दी। भारतीय हस्त उद्योगों का इस प्रकार हास्य का दौर 20वीं सदी के मध्य तक चला। इस प्रकार की नीतियों के पश्चात हुए भारतीय शिल्प जीवित रहा, परंतु भारतीय लघु उद्योग मशीनों का मुकाबला कब तक कर सकते थे। अतः भारतीय उद्योग में लगे श्रमिकों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती चली गई। कॉलिन क्लर्क के अनुसार 1881 ईस्वी से 1911 ईस्वी के मध्य बीज उत्पादन, निर्माण कार्य एवं खनिज कार्यों में लगे श्रमिकों की प्रतिशत दर 35% से घटकर 17% रह गई। फलस्वरूप इसका भार अब कृषि पर पड़ा। ब्रिटिश शासन भारत के आर्थिक जीवन के लिए अभिशाप साबित हुआ। अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई उनसे भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हो गया, जिसके स्वरूप और ढांचे का निर्धारण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की जरूरतों द्वारा हुआ। इस दृष्टि से ब्रिटिश विजय पहले की सभी विदेशी जीतों से भिन्न था। पहले के सभी विजेताओं ने भारतीय राजनीतिक शक्तियों को फाड़ फेंका, मगर उन्होंने देश के आर्थिक ढांचे में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किए। किंतु अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के परंपरागत ढांचों को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया।
इसके अलावा वे कभी भारतीय जीवन का अभिन्न अंग नहीं बन सके। वे भारत में हमेशा विदेशी बने रहे, भारतीय संसाधनों का उपयोग करते और भारतीय समृद्धि को नजराने के रूप में ले जाते। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह एकमात्र व्यवसाय था। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग देसी कुटीर और ग्रामोद्योग पर निर्भर करते थे। प्राचीन एवं मध्यकालीन कुटीर उद्योगों के विषय में प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। इस सामग्री के आधार पर इतिहासकारों एवं अर्थशास्त्रियों ने तत्कालीन कुटीर उद्योगों को 4 भागों में विभक्त किया है। पहला है ग्रामीण शिल्प। ग्रामीण शिल्प उन उद्योगों को कहा जाता था जिन्हें किसान खाली समय अथवा 2 फसलों के बीच पड़ने वाले समय में विकसित करते थे। यह उद्योग उनकी चाय के प्राथमिक स्रोत नहीं थे। उन उद्योगों में प्रमुख गुड़ बनाना, चावल कूटना, रस्सी बनाना, चटाई बनाना, तंबाकू बनाना, रेशम के कीड़े पालना आदि थे। इन उद्योगों से किसानों को अतिरिक्त लाभ हो जाते थे तथा उनको यही आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो जाती थीं। ग्रामीण जीवन निर्वाहक उद्योग। यह उद्योग भी यद्यपि कृषि से संबंधित होते, लेकिन यह आवश्यक नहीं था कि इन उद्योगों को किसानों द्वारा ही चलाया जाए। इन उद्योगों से उद्यमियों को अच्छी खासी आय हो जाती थी, जो उनके परिवार के लिए काफ़ी होती थी। इन उद्योगों में प्रमुख बढ़ई, बुनकर, लोहार तथा तेल के कार्य था। प्रत्येक गांव में उद्योगों का होना आवश्यक था, क्योंकि ये उद्योग आवश्यक रूप से कृषि से जुड़े हुए थे। कृषि से संबंधित औजार आदि इन्हीं उद्योगों द्वारा बनाए जाते थे। तीसरा, ग्रामीण कला उद्योग। ग्रामीण कला उद्योग अत्यंत प्रसिद्ध उद्योग था। इस उद्योग की प्रसिद्धि अनेक कारणवश थी। उदाहरण के तौर पर मिर्ज़ापुर तथा मेरठ में लाख के खिलौने, मिर्ज़ापुर और बनारस में गलीचा, फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ, पंजाब में रेशम की बनी वस्तुएं आदि न केवल भारत में अपितु अन्य देशों को भी भेजी जाती थीं, जहाँ की ये अत्यंत लोकप्रिय थीं। इस उद्योग के कारण भारत के कारीगरों तथा व्यापारियों को अत्यधिक लाभ होता था, क्योंकि इन उद्योगों में बनी हुई वस्तुओं की कीमतें वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक होती थीं। इसी कारण से इस उद्योग का विकास तेजी से हुआ था। नगरीय कला एवं शिल्प उद्योग। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रमुखतया वही वस्तुएं थीं जिनका निर्माण नगरों में होता था। प्राचीन एवं मध्यकाल में भारत के विभिन्न नगर भिन्न भिन्न उद्योगों के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। उदाहरण के तौर पर ढाका में बना मलमल विश्व के अनेक देशों को भेजा जाता था। उसी प्रकार कश्मीर तथा पंजाब में बनी ऊनी शाल तथा अन्य ऊनी वस्तुएं अत्यधिक प्रचलित थीं। इसी कारण से बनारस पीतल व तांबे के लिए कार्य के लिए, राजपूताना का क्षेत्र मीना युक्त आभूषण तथा पत्थरों पर नक्काशी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। राजपूताना आज भी इस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कुटीर उद्योगों के पतन के कारण। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि मध्य युग के अंत तक कुटीर उद्योग भारत में उन्नत अवस्था में थे तथा ये उद्योग न केवल भारतवासियों की आवश्यकता की पूर्ति करते थे, वरन अन्य देशों को बनी हुई सामग्री भेजकर भारत का नाम रोशन करते थे। उदाहरणतः ढाका का मलमल जगत प्रसिद्ध था तथा लंदन व पेरिस के बाजारों में इसकी मांग थी। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले शहरों में दस्तकारी का कार्य बहुत कुशलता से होता था, कलात्मक दृष्टि से बहुत उच्च कोटि का था। सब जगह उनकी मांग और खपत थी। इस संदर्भ में A.R. देसाई लिखते हैं, भारत में हस्तशिल्प उद्योग सदियों फूलते फलते रहे थे। उनके लिए भारत सारे विश्व में प्रसिद्ध था और प्राचीन काल से ही मिस्रवासी ईरानियों, चीनियों, यूनानियों, रोमनों, अरबों और यूरोपियनों की प्रशंसा और ईर्ष्या का पात्र रहा। युगों तक इनके कारण भारत शानदार भारत रहा। इसी प्रकार कैलवर्टन के अनुसार प्राचीन काल में जब रोम के निजी एवं सार्वजनिक भवनों में भारतीय कपड़ों, दीवारदरी, तामचीनी, मोजैक, हीरे जवाहरात आदि का उपयोग होता था, उस वक्त औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ तक आकर्षण तथा सुंदर वस्तु के लिए सारा संसार भारत का मोहताज रहा। दुर्भाग्यवश भारत में आधुनिक युग के आगमन के साथ ही प्राचीन काल से चले आ रहे इन कुटीर उद्योगों का अचानक पतन प्रारंभ हो गया। अंग्रेजी शासन के प्रभाव और कुटीर उद्योगों के पतन के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए D.R. गाडगिल लिखते हैं, पुराने हस्तशिल्पियों का पतन भारत के आर्थिक संक्रमण की सर्वाधिक नाटकीय घटना है। इनका वस्तुतः बड़ा आकस्मिक और सर्वग्राही विध्वंस हुआ। कुटीर उद्योगों के पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला है ब्रिटिश शासन की स्थापना। भारत में कुटीर उद्योगों के पतन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों में भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना होना था।
अंग्रेजी शासन की भारत में स्थापना के बाद धीरे धीरे यह उद्योग विलुप्त होते चले गए। इसका कारण बताते हुए एम.जी. रानाडे अपनी पुस्तक ऐसी ऑन इंडियन इकोनॉमी में लिखते हैं कि वास्तव में अंग्रेजी सरकार भारत को कच्चे माल का संपूरक समझती थी। इस बात से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी सहमति व्यक्त की है। वे लिखते हैं, भारत और राजनीतिक प्रभुत्व जमाने के दिन से ही इंग्लैंड की निश्चित नीति भारत को इंग्लैंड के शिल्पकारों और औद्योगिक व्यापारियों के लाभ के लिए कच्चा माल पैदा करने वाले देश के रूप में बदलने की रही है। ब्रिटिश शासन का एकमेव लक्ष्य भारत का आर्थिक शोषण करना था, अतः इसके लिए उसने जो कार्य किए थे वे कुटीर उद्योग के लिए हानिप्रद साबित हुए। उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल इस रूप में किया कि कच्चे माल पर उनका पूरा नियंत्रण बना रहे, अतः वह नहीं चाहती थी कि भारत में किसी प्रकार के उद्योग विकसित हों। अंग्रेजों की इस आर्थिक नीति से भारतीय कुटीर उद्योग प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके तथा धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। दूसरा, औद्योगिक क्रांति। इतिहास का यह अद्भुत संयोग है कि भारत में अंग्रेजों के विजय और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति लगभग एक ही समय पर हुई और साथ साथ चली। इस औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन को कच्चे माल की आवश्यकता तथा उत्पादनों के लिए बाजारों की आवश्यकता हुई। ब्रिटेन शासकों ने अपनी राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करते हुए यहाँ से कच्चे माल को इंग्लैंड भेजा, वहाँ से निर्मित माल को भारत में बेचना शुरू कर दिया। यानी यहाँ से कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड की कंपनियों ने मशीनों से बनाया, फिर यहीं बेचने लगे। ये आयातित माल भारतीय वस्तुओं की तुलना में सस्ते तथा दिखने में अच्छे होते थे, अतः यह शीघ्र ही लोकप्रिय हो गए, जिसका प्रतिकूल प्रभाव भारतीय उद्योगों पर पड़ा। वे पतनोन्मुख हो गए। उदाहरणतः वस्त्र उद्योग। यद्यपि शुरू में तो मैनचेस्टर में बने कपड़े भारत में हथकरघों पर बने कपड़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, किंतु विद्युत चरखे के आविष्कार यानी पावर लूम के आविष्कार 1785 में कार्टराइट ने भारतीय कपड़ा उद्योग को नष्ट कर दिया। रमेश चंद्र दत्त ने भी भारतीय कपड़ा उद्योग के नष्ट होने के प्रमुख कारणों में यूरोप में पावर लूम के आविष्कार को ही बताया है। यही स्थिति लगभग प्रत्येक उद्योगों में हुई। तीसरा, रेलवे का विकास। भारतीय उद्योगों, विशेषकर ग्रामीण दस्तकर उद्योगों की बर्बादी रेलवे के विकसित होते ही काफ़ी तेज़ी से हुई। इसका कारण यह था कि जब रेलवे का विकास नहीं हुआ था तब तक ब्रिटेन के कारखानों में बना हुआ सामान भारत के विभिन्न भागों तक नहीं पहुंच पाता था, अतः ऐसे स्थानों को भारतीय कुटीर उद्योगों से बनी हुई वस्तुएं ही उपलब्ध कराई जाती थीं। किंतु रेलवे के विकास के साथ ही ब्रिटेन से आयातित वस्तुएं संपूर्ण भारत में सुलभ होने लगीं, अतः कुटीर उद्योगों के पतन का स्वाभाविक था। जैसा कि अमेरिकी लेखक D.H. बुकानन ने लिखा है, अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने भेद दिया और उसका प्राण शक्ति को क्षीण कर दिया। चौथा, भारतीय शासकों तथा उनके राजदरबारों का लुप्त होना। अंग्रेजों के भारत विजय के बाद लगातार एक के बाद एक तेजी से देसी राज्यों और उनके राजदरबारों का खात्मा होने लगा, जिससे भारतीय कुटीर उद्योगों को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि ये भारतीय शासक हस्तशिल्प वस्तुओं के मुख्य ग्राहक थे और सदैव ही कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित तथा संरक्षण प्रदान करते थे। देसी राजाओं के पतन के साथ ही प्रोत्साहन स्वतः बंद हो गया, फलतः कुटीर उद्योग पतन के गर्त में जा पहुंचा। इतना ही नहीं, देसी राजाओं में से बहुत के यहाँ कारखाने और शिल्पालय थे। इन कारखानों और शिल्पालयों में श्रेष्ठतम शिल्पी काम करते थे, इसलिए इन राज्यों के खत्म होने पर सब कुछ स्वतः ही खत्म हो गया। इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए गॉडगिल लिखते हैं, देसी कारीगरों की चीज़ों की मांग घट गई और यह देसी कारीगरी पर पहला बड़ा आघात था। इसका तत्काल यह परिणाम हुआ कि उन श्रेष्ठ कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया जिनका बड़े बड़े राजा महाराजा राज के अवसरों पर उपयोग करते थे। राज दरबारों के खत्म हो जाने पर साधारण चीज़ों की मांग कुछ दिनों तक बनी रही, किंतु वह धीरे धीरे कम हो गई। पांचवा है अकाल। समय समय पर जो अकाल पड़े उनका भी कुटीर उद्योगों के विनाश में से योगदान रहा। अकाल के समय निर्धन कारीगर, खासकर जुलाहे, दूसरे कार्यों द्वारा रोटी जुटाने पर विवश हो जाते थे। लोहार और बढ़ई तो कभी कभी काम भी मिल जाता था, किंतु जुलाहा या ऐसे ही अन्य लोगों की शारीरिक श्रम का सहारा लेना पड़ता था। किंतु संकट की स्थिति समाप्त होने के बाद भी इनमें से बहुत सारे फिर भी अपने पुराने देशों में वापस नहीं लौट पाए और श्रमिक ही रह गए।
छठा है अन्य कारण। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल के दस्तकारों पर अत्याचार किए। उन्होंने कारीगरों को अपनी वस्तुएं बाजार कीमत से कम पर बेचने तथा अपनी सेवाओं की प्रचलित मजदूरी से कम पर देने के लिए मजबूर किया। बंगाल के 1793 के एक्ट ने कारीगरों की जिंदगी और उनके कार्य पर घातक प्रभाव डाला। हजारों कारीगरों ने अपना पुश्तैनी पेशा छोड़ना शुरू किया। विलियम बोल्स ने लिखा है, जुलाहों के 700 में अधिक परिवारों ने जंगलवाड़ी के इर्द गिर्द के इलाकों में दमनात्मक कार्रवाई के कारण अपना देश और पेशा छोड़ दिया। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में भारतीय वस्तुओं के आयात पर लगाए गए भारी आयात शुल्कों तथा अन्य प्रतिबंधों ने भी भारतीय कुटीर उद्योगों को प्रभावित किया। डी.आर. गॉडगिल ने कुटीर उद्योगों के पतन के कारणों की चर्चा की है। आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कारक है भारत में पुरानी देसी दरबारों का लोप, विदेशी शासन की स्थापना, अधिक विकसित उद्योगों से प्रतियोगिता। इसी प्रकार मेजर बी.डी. बसु ने लिखा है कि भारत पर राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद इंग्लैंड ने भारतीय उद्योगों के विनाश के लिए नीचे लिखे तरीकों से काम लिया। भारत में अबाध ब्रिटिश व्यापार शुरू करना, भारत में निर्मित वस्तुओं में ब्रिटेन में बिक्री के लिए भारी कर लगाना, भारत से कच्चे माल का निर्यात करना, सीमा शुल्क और परिवहन कर लगाना, भारत में रहने वाले अंग्रेजों को विशेष सुविधाएं प्रदान करना, भारत में रेलवे का निर्माण करना, भारतीय कारीगरों को अपने रोजगार की गुप्त बातें बतलाने को विवश करना। समीक्षा। उपरोक्त कारणों से कुटीर उद्योग का विनाश शुरू हुआ और अंत में यह लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया। आज ये प्राचीन काल के अवशेष कौतूहल के विषय और अजायब घरों की वस्तु भर रह गए हैं। अब इनकी याद भर बाकी है। पुराने कारीगरों के वे वंशज जिन्हें रोजगार का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला, जो पुराना रोजगार अपनाए रहे और किसी तरह अपना अस्तित्व बनाए रहे, अभी भी छोटे छोटे पूंजीपतियों द्वारा चलाए गए कारखानों में बड़ी बुरी हालतों में काम करते हैं। भारतीय कुटीर उद्योगों के पतन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव हुआ। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के संतुलन को बिगाड़ दिया, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि तथा घरेलू निर्यात वस्तुओं के सामंजस्य पर ही आधारित थी। साथ ही कुटीर उद्योगों के पतन से कृषि पर बोझ पड़ा, क्योंकि इन उद्योगों में लगे कारीगरों के सामने पेट भरने का केवल एक ही रास्ता बचा था, कृषि को अपनाना। कृषि पर बढ़ता हुआ यह दबाव ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ओर गरीबी का एक मुख्य कारण था। भारतीय कुटीर उद्योगों की तबाही उन शहरों की तबाही के रूप में सामने आई जो अपनी विनिर्मित वस्तु के लिए प्रसिद्ध थे। ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद और कई अन्य घनी आबादी वाले समृद्ध औद्योगिक केंद्र जन शून्य हो गए। ब्रिटेन शासन काल में कुटीर उद्योगों के विनाश और पतन का यही इतिहास है। एक जमाने में ये उद्योग भारत के लिए गौरव के विषय थे, किंतु ये राजनीतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक शक्तियों का दबाव नहीं सह सके और इनका दुखद अंत हो गया। व्यापार दृष्टिकोण से ब्रिटिश नीति का प्रभाव भारत के संदर्भ में लाभप्रद नहीं माना जा सकता। यह ठीक है कि अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन बनाया। भारत ने जिस प्रकार कच्चे माल का निर्यात हो रहा था, उसने यहाँ के लघु उद्योगों एवं कृषि को नष्ट ही किया। चाय, नील, कॉफ़ी का व्यापार तो ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए लाभप्रद था, न कि भारत के लिए। भारत में आयात की जाने वाली वस्तुएं वस्तुतः जनसाधारण के सामान्य प्रयोग के बाहर की थी। इन चमक दमक वाली वस्तुओं के लिए भारत को खाद्यान्न या अन्य कच्चा माल चुकाना पड़ता था, जो कि किसी भी दृष्टि से उस स्थिति में उचित नहीं माना जा सकता, जबकि देशों में खाद्यान्न का अभाव हो रहा था। इस कथन की पुष्टि बंगभाषी समाचार पत्र के 6 जुलाई 1889 ईस्वी के अंक में छपी पंक्तियों से हो जाती है। इसमें कहा गया, भारत की घुंघराले वालों की चमक बढ़ाने के लिए सुगंधित क्रीम एवं चेहरे की दमक बढ़ाने के लिए पाउडर की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ऊनी व रेशमी वस्त्रों की दमक में ही नहीं रहना चाहते। यदि भारतीय जुलाहों की जाति का नाश भी हो जाए तो भी हम वृक्ष की छाल से ही तन ढक लेंगे। यदि वह भी नसीब न हो पाई तो नग्न ही रह लेंगे। परंतु आपसे, अंग्रेजों से हम यही निवेदन करते हैं कि भारत को उसके हाल पर छोड़ दें। कम से कम जीवित तो रहने ही दीजिए। आयात और निर्यात की विदेशी नीति ने भारतीय पूंजी व्यवस्था को भी झकझोर दिया। यह ठीक है कि आधुनिक उद्योगों के विकास पर भारतीय राष्ट्रवादी नेता भी सहमत थे, परंतु अंतर केवल इतना
था कि भारतीय लोग भारत में उद्योगों के विकास को भारतीय पूंजी पर निर्भर करना चाहते थे, जबकि अंग्रेज इसके विपरीत सोचते थे। सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने कहा, विदेशी व्यापार की जो स्थिति भारत में है वह भारत के हित में कभी भी नहीं कही जा सकती। इसे ना तो व्यापार की संज्ञा दी जा सकती है और ना ही व्यापारांतर की। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 40 करोड़ रुपयों की राशि के बदले उसे कभी भी एक भी कौड़ी निजी धन के रूप में वापस ना मिल सकी। नौरोजी ने विदेशी पूंजी को भारतीय संसाधनों का लूट और शोषण का माध्यम कहा। हिंदू रिव्यू के संपादक ने इसे लूटपाट के अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की संज्ञा दी। वास्तव में उक्त विचार कई दृष्टि से उचित प्रतीत होते हैं। वस्तुतः भारतीय पूंजी एवं संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में काम करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन व पेंशन के रूप में ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा भारत से कमाए गए मुनाफे के रूप में भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन के लिए गए कर्ज के ब्याज के रूप में निरंतर इंग्लैंड पहुंच रहा था। इसमें राजस्व वसूली का आधा हिस्सा, जो कि वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रीय आय के लगभग 8% के बराबर था, ब्रिटेन भेज दिया जाता था। इस प्रकार एक ओर तो भारतीय पूंजी भारत से बाहर जा रही थी और दूसरी ओर भारतीय पूंजी का भारत में अस्तित्व ही समाप्त हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज भारतीय पूंजी के स्थान भारत में विदेशी पूंजी को देने पर तुले थे। हिंदू नामक पत्र ने 1889 ईस्वी में इस विषय पर विचार प्रकट करते हुए सत्य ही लिखा था कि जिस देश में विदेशी पूंजी अपनी जड़ें जमा लेती है, उस देश के प्रशासन शीघ्र ही विदेशी पूंजीपतियों की चिंता का विषय बन जाता है। अब इससे सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं। भारत में उद्योग व्यवस्था पर एक लेख लिखिए। भारत में कुटीर उद्योगों के पतन के क्या कारण थे। भारत में कुटीर उद्योगों के पतन के कारण और प्रभावों का वर्णन कीजिए। भारत में व्यापार के हास्य पर लेख लिखिए। भारत में धन निकासी पर लेख लिखिए। आज हम लोगों ने पढ़ा ब्रिटिश काल में भारत की हस्तकला का पतन। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।